नाइस कोचिंग सेंटर डुग्गा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास दूसरा लेकर के हम आए हैं। उस दिन विषय सूची बताए थे कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या होता है, संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, संस्कृत का व्याकरण कैसे समझा जाता है, संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए किस प्रकार से आसान बनाया जाता है। और लगता होगा कि विद्यार्थियों को कि संस्कृत जो है कि ज़्यादा कठिन है, समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उन सबों को झोल झमेल अब ख़त्म करना है। अब आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस कोचिंग के द्वारा जो है आपको जो मतलब संस्कृत व्याकरण का जो मेथड बताया जाएगा वह संपूर्णतः जो है वह मतलब कि आसान तरीका पर बताया जाएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। इस तरह से आप सभी को समझाया जाएगा। हम उस दिन बताए थे कि प्रथम जो चैप्टर लिखाए थे, प्रथम जो अध्याय लिखाए थे संस्कृत व्याकरण का, वो लिखाए थे हम परिचय। संस्कृत व्याकरण में परिचय जो दिया जाता है वो व्याकरण के बारे में हम परिचय देंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण में क्या क्या ज़रूरी है, व्याकरण पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिलने वाली है, व्याकरण हमें किस लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जानिए, हम पढ़ाने वाले हैं व्याकरण। तो व्याकरण पढ़ाने वाले हैं, तो व्याकरण अगर हम लिख रहे हैं व्याकरण, तो व्याकरण जो शब्द है, इसमें एक बात आप लोग हिंदी व्याकरण जब पढ़े होइएगा, तो हिंदी व्याकरण में जब पढ़े होइएगा तो उसमें उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि चैप्टर पढ़ाया गया होगा। तो उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, थोड़ी दो शब्द में हम बता रहे हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है। शब्दांश कहने का मतलब होगा कि शब्दों का अंश। शब्दों का अंश कहने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम कमल लिख रहे हैं तो कमल लिख रहे हैं तो क म शब्द का एगो अंश हुआ। जैसे अ ल लास्ट में बोला जा रहा है, अ ल, तो अ और ल जब बोला जा रहा है तो ये शब्दांश हुआ। जैसे हम किसी भी शब्द को बोल रहे हैं, जैसे ईमानदारी हम बोल रहे हैं, तो ईमानदारी जब हम लिख भी रहे हैं, ईमानदारी, ईमानदारी जब हम लिख रहे हैं तो इसमें लास्ट में जो उच्चारण हो रहा है यह आरी उच्चारण हो रहा है, तो ई शब्दांश हुआ। जैसे ईमान, तो ईमान ई पूरा ईमानदारी शब्द हुआ, आ ईमानदारी शब्द का ईमान शब्दांश है, आरी शब्दांश है। तो शब्दांश जो कहा जाता है वह शब्दों का एगो अंश होता है। चाहे आप बीच में से शब्द ले लीजिए, चाहे आप किसी कात में से शब्द ले लीजिए, कात कहने का मतलब होगा किसी साइड से शब्द ले लीजिए, शब्द के प्रथम से लीजिए चाहे शब्द के अंत से लीजिए, वह तो शब्दांश है। तो शब्दांश है, तो व्याकरण जो शब्द जब हम लिख रहे हैं तो उपसर्ग जो होगा, तो उपसर्ग पहले लगता है। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और फिर बाद में प्रत्यय लगता है। जिस शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के जो पहले लगता है, उस जो शब्द के पहले लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। इसमें व्याकरण में वी जोर आंग जोर क्री जोर ल्यूट, देखिए यह वी और आंग जो है यह उपसर्ग है। तो उपसर्ग है, तो हम आपको बताए हैं कि उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के पहले लगता है। तो इस शब्द में पहले लगा है वी अंग, अंग इसको पढ़ेंगे न कि आड पढ़ेंगे, अंग इसको पढ़ेंगे, आ है और अंग है। तो वी और अंग उपसर्ग है। क्री जो है वह धातु है, यह विज्ञान का धातु नहीं है, यह व्याकरण का धातु है। व्याकरण के धातु हम किसको कहते हैं, समझिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप लोग अंग्रेजी में, अंग्रेजी के जो व्याकरण होता है, इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, सभी में धातु एक ही प्रकार का होता है। जैसे धातु एक ही प्रकार का होता है, कैसे, जैसे हम दौड़ना लिख रहे हैं, दौड़ना हम लिख रहे हैं, तो दौड़ना जो है हम साधारण शब्दों में जानते हैं क्या, कि जिस शब्द के अंत में ना लगा होगा वह क्रिया होगा। ना
नाना शब्द में भी लगा है, पटना में भी लगा है, लेकिन पटना तो क्रिया नहीं होगा, नाना तो क्रिया नहीं होगा। तो ना जो लगा हुआ है यह क्रिया शब्द को सूचित करता है। लेकिन दौड़ना किस चीज़ से बना हुआ है? तो दौड़ से दौड़ना बना हुआ है। जैसे खा से खाना बना है, जैसे पढ़ से पढ़ना बना है। तो ये जो शब्द है दौड़, खा, पढ़, ये सब धातु है। मतलब कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये सब धातु हो गया। इसी प्रकार से व्याकरण में धातु क्रिय है। और अभी हम बताए हैं कि शब्द के अंत में जो लगेगा वह प्रत्यय होगा, वह प्रत्यय होगा। और यह जो है प्रत्यय है, यह जो है धातु है, यह धातु है और यह जो है प्रत्यय है। ये व्याकरण, सिर्फ व्याकरण शब्द का यह परिचय हुआ। अब समझिए, हम व्याकरण जब पढ़ेंगे तो व्याकरण के परिभाषा क्या होता है? व्याकरण के परिभाषा होता है, हम जूनियर क्लास में पढ़ते आते हैं, ऊपर तक के क्लास तक पढ़ते हम आते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो साधारण शब्द में व्याकरण किसे कहते हैं ये हमको पढ़ाया जाता है कि जिस शास्त्र के माध्यम से शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना आ जाए उसको हम व्याकरण कहते हैं। अब हम एक और आपको परिभाषा व्याकरण का बता रहे हैं कि पढ़ना आना तो व्याकरण नहीं है, लिखना आना तो व्याकरण नहीं है। बच्चे को अगर क सिखाया जाता है तो क जब सीख लेता है तो उसको व्याकरण तो नहीं आ जाएगा। जैसे बच्चे को अगर क सीख रहा है तो व्याकरण जब उसको क लिखना आ गया तो व्याकरण उसको नहीं आ रहा है। जैसे वो क बोलना आ गया तो व्याकरण उसको नहीं आ गया। पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आ जाए उसको व्याकरण कहते हैं। बच्चे जब शिशु शैशवावस्था में होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह दादा, पापा इत्यादि करके पुकारते हैं तो उसको तो व्याकरण तो नहीं आ रहा है, उसको तो व्याकरण नहीं आ रहा, वो तो शुद्ध शुद्ध बोल रहा है, वो शुद्ध पढ़ रहा है, शुद्ध लिख रहा है, क ख ग इत्यादि लिख रहा है। सबसे पहले हमको जानना ये है कि व्याकरण में हम पहले भाषा सीखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, भाषा जो होगा, भाषा किसे कहते हैं? तो हम भाषा किसको कहते हैं इससे पहले समझिए। भाषा होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो बात करने के तरीका को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब बात करने के तरीका जो होगा, जैसे कहने का मतलब हुआ कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो हम सामने आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का भाषा हुआ। अब जैसे हम बोल करके ही बात करेंगे, लिख करके ही बात करेंगे, संकेत के द्वारा बात करेंगे। एक बात जान लीजिए कि भाषा का सर्वप्रथम इकाई जो होगा वह सांकेतिक होता है। भाषा का सबसे पहला इकाई जो होता है वह सांकेतिक होता है। बच्चे को संकेत दिया जाता है, ये करो, पढ़ो, लिखो, ये करो, वो करो इत्यादि, ये सब जो संकेत होता है। तो आदान प्रदान जो होता है, हम एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान भाषा का करते हैं, बोल चाल जो करते हैं, वह भाषा हुआ। भाषा के 3 गो भेद होता है। भाषा का 3 भेद होता है। एक होता है लिखित भाषा होता है, एक होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक और एक होता है सांकेतिक होता है। सांकेतिक होता है। ये हुआ भाषा के 3 रूप हुआ। भाषा के 3 रूप हुआ। तो भाषा के जब 3 रूप होगा, एगो लिखित होगा, मौखिक होगा, सांकेतिक होगा। एक मिनट समझिएगा कि भाषा कौन होगा। अब बोल चाल के हम भाषा कहेंगे तो समझिएगा, जैसे कि लिख करके अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वह लिखित भाषा होगा। अगर हम बोल करके किसी को कुछ समझा रहे हैं या दूसरे से बात विचार कर रहे हैं तो वह मौखिक होगा। हम संकेत के द्वारा बता रहे हैं, जैसे जो व्यक्ति गूंगा है, गूंगा कहने का मतलब कि बोल नहीं सकता है जो व्यक्ति, उसको तो संकेत के द्वारा हम बताएंगे। तो संकेत के द्वारा बताएंगे तो सांकेतिक हो जाएगा। मुंह के द्वारा बोल करके हम व्यक्त करेंगे, मौखिक हो जाएगा। लिख करके व्यक्त करेंगे तो लिखित हो जाएगा। अब भाषा जो होगा, अब एक मिनट समझिए, साइड से समझा रहे हैं कि वर्ण, तो वर्ण जो होगा, तो वर्ण मतलब अक्षर होता है। अक्षर का मतलब ही वर्ण ही होता है और वर्ण का मतलब ही अक्षर ही होता है। वर्ण का मतलब अक्षर होता है, अक्षर का मतलब वर्ण होता है, दोनों एक ही हैं।
आप वर्ण कहिए तब, चाहे अक्षर कहिए तब। एकर परिभाषा क्या होता है? तो इसका परिभाषा होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि उस मूल ध्वनि को कहा जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे बादल गरजता है, तो बादल जब गरजता है तो उसके भाषा को लिख हम नहीं सकते हैं, उसके भाषा को हम केवल सुन सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या कहते हैं? उस मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जी नहीं, हम वर्ण की परिभाषा देंगे तो वर्ण की परिभाषा में क्या लगाएंगे कि वह लिखित भाषा। अब जो लिखा जाएगा उसी को ना खंड या टुकड़ा होगा चाहे नहीं होगा, कौन जिसको लिखा जाएगा उसी का ना। अब जैसे बादल गरजता है, तो बादल गरजता है, उस भाषा के हम लिख तो नहीं सकते हैं। साधारण सोचने वाली बात है कि जो बादल जो गरज रहा है उसको तो हम लिख नहीं सकते हैं, उसको तो सिर्फ हम सुन सकते हैं। तो जब हम लिख ही नहीं सकते हैं तो अगर खंड या टुकड़ा होगा कैसे? तो हम इसका परिभाषा वर्ण की वह लिखित मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, हम ऐसे पढ़ेंगे। आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ी भी एरर जो है भाषा में या फिर कोई में आए तो आपके सुझाव को हम आग्रह से आमंत्रण करते हैं कि आप हमें सुझाव इसके माध्यम से दे सकते हैं अगर कोई त्रुटि हो तो। लेकिन यहाँ से कोई त्रुटि नहीं हो सकती, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें त्रुटियां बता सकते हैं, आपके सुझाव पर हम विचार करेंगे। तो लिखित जो भाषा के क्या बताएं कि भाषा जो है हम 3 प्रकार के बताए हैं। लिखित होगा, मौखिक होगा, सांकेतिक होगा। तो लिखित को लिख करके व्यक्त करेंगे, मौखिक को मुंह से बोल करके व्यक्त करेंगे, सांकेतिक को संकेत के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब देखिए, ये व्याकरण परिचय, व्याकरण क्या है हम वहीं पे जा रहे हैं। ये हम भाषा का बताएं, फिर हम वहां पे जा रहे हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को शुद्ध लिख सके, बोल सके, पढ़ सके एवं उसका सही प्रयोग करना आ जाए, हमको उसका सही तरीका से विकास करना आ जाए। अब देखिए, अभी आप लोग पढ़े होइएगा, हो सके आप किसी किताब में यह भी पढ़े होइएगा कि किसी तरीके कि व्याकरण यह कहता है कि भाषा को शुद्ध लिख सके, बोल सके, पढ़ सके एवं उसका विकास कर सके एवं उसका सही प्रयोग कर सके, ठीक प्रयोग कर सके। हम शुद्ध किताब पढ़ रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं, लेकिन हमको उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है। तो ये हमें गणित नहीं सिखा सकता है, ये हमें विज्ञान नहीं सिखा सकता है, ये हमें कोई साहित्य की किताब है जैसे भगत सिंह की जीवनी है, महात्मा गांधी की जीवनी है, अम्बेडकर की जीवनी है, तो ये जीवनी हमें नहीं सिखा सकती है। हमें वह सिखाएगा कि कैसे लिखा जाएगा, किस शब्द को हम स्त्रीलिंग समझेंगे, किस शब्द को स्त्रीलिंग बनाएंगे, किस शब्द को पुल्लिंग बनाएंगे। ये हमें किसी की जीवनी या कोई साहित्य नहीं पढ़ा सकता है, ये हमें व्याकरण पढ़ा सकता है कि व्याकरण किस प्रकार से लिखना, किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से समझना और उसका सही तरीका से प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये हमें व्याकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्याकरण जो लिखा गया वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया, और पाणिनि साधारण व्यक्ति नहीं थे। पाणिनि जो है, महर्षि पाणिनि वैयाकरण कहे जाते हैं। वैयाकरण कहने का मतलब हुआ कि व्याकरण के सबसे अधिक जानकार व्यक्ति और व्याकरण को लिखने वाले, व्याकरण को समझाने का सर्वप्रथम जो काम किया वह महर्षि पाणिनि ने किया। और महर्षि पाणिनि ने जो किया वह हम लोग पढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि ने जो लिखा, जो बताया, जो किताबों में आता है, वह हम आप पूरी दुनिया पढ़ते हैं व्याकरण। एक बात ध्यान रहे कि व्याकरण का जो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट व्याकरण के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे, व्याकरण के अंतर्गत जितने भी बात आएंगे, वो सारी बात जो है हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। और अगर ये जो व्याकरण है, यह व्याकरण हमको केवल साहित्य ही पढ़ने का नहीं समझाती है, हमें किसी भी विषय के बारे में शुद्ध ज्ञान देती है, शुद्ध उसको प्रयोग करना सिखाती है, शुद्ध वो हमको समझाती है, उसका ठीक ढंग से प्रयोग कैसे किया जाता है, वो सारी बात इस व्याकरण परिचय में आप व्याकरण के जो आगे वाले क्लास होंगे उसमें मिलेंगे।
अभी जो परिचय था वह हम सिर्फ परिचय दिए हैं कि संस्कृत व्याकरण क्या है। एक बात जान लीजिए कि संस्कृत व्याकरण से हिंदी व्याकरण अलग होता है। हिंदी व्याकरण जो होगा, हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का जगह दिया गया है। निरर्थक शब्द कहने का मतलब होगा कि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा उकर भी मतलब कि जो लिखा गया है हिंदी व्याकरण में। लेकिन संस्कृत व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसमें निरर्थक शब्दों का मतलब वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक कहा जाता है, और वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का जगह सिर्फ संस्कृत व्याकरण में है, लेकिन हिंदी व्याकरण में सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द दिए गए हैं। अब संस्कृत व्याकरण का जो अगला चैप्टर होगा वह वर्ण विचार होगा। अब इसमें हम ये बताए हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या होता है। ये जो लिखे हैं यह व्याकरण का संधि विच्छेद है। वी जोड़ आंग जोड़ क्री जोड़ ल्यूट, वी और आंग उपसर्ग है और क्री धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। ये व्याकरण शब्द का मतलब संधि विच्छेद है। और इसमें यह भी बताया गया है कि व्याकरण जो शब्द बना है यह किस किस क्या कहते हैं शब्दांश से मिलकर के बना हुआ। इसके बाद हम आए भाषा पर। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा में भास धातु है। जैसे व्याकरण में क्री धातु है उसी प्रकार से भाषा में भास धातु है और भास धातु है। और टाप जो है भाषा में टाप जो है वह प्रत्यय है, वह प्रत्यय है। वह क्या है? प्रत्यय है। भाषा में भास धातु है, भाषा में भास धातु है और टाप जो है प्रत्यय। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा हम बताए हैं, हम आप जो बात करते हैं वह भाषा है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। लिखित भाषा को हम लिख करके व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा को बोल करके व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा को संकेत के द्वारा, संकेत कहने का मतलब इशारा के द्वारा व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा गूंग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। गूंग कहा जाता है जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, केवल इशारों से बात करता है, केवल संकेत के द्वारा सारी बातों को वह अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं, दैनिक जो उनका जो क्रिया है, दैनिक जो मतलब कार्य है वह कार्य सिर्फ संकेत के द्वारा करता है, तो उसे सांकेतिक हम कहेंगे, सांकेतिक भाषा कहेंगे। और भाषा के 3 भेद होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। व्याकरण का जो हम परिचय बताए हैं वह व्याकरण मतलब वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय, वस्तु, शास्त्र, साहित्य इत्यादि को शुद्ध बोल सके, समझ सके, पढ़ सके एवं उसका सही प्रयोग हम कर सके, उसका सही विकास हम कर सके। ठीक ढंग से हमको प्रयोग करना आ जाना ही व्याकरण कहलाता है। अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं, अब कहिएगा कि ठीक ढंग से प्रयोग कैसे होगा, तो हम ये तो नहीं लिख देंगे कि राम जाती है, हम तो लिखेंगे यह गलत है, लेकिन राम जाता है यह लिखेंगे, हम यह लिखेंगे। तो अब हमको ये कौन सिखाएगा ये हमको कौन सिखाएगा कि राम जाती है गलत है और राम जाता है यह सही है। यहाँ पे लिंग का भेद हो रहा है कि राम पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध कराता है, ये जाता पुरुष, ये क्रिया ये जो है पुल्लिंग क्रिया है और ये स्त्रीलिंग क्रिया है। तो स्त्रीलिंग क्रिया है तो राम स्त्रीलिंग तो नहीं है, इसीलिए हम गलत किए हैं। और राम जाता है, क्रिया भी पुल्लिंग है और कर्ता भी पुल्लिंग है, इसीलिए ये सही है। तो इसका ज्ञान जो है हमें कौन देगा? हमें व्याकरण देगा इसका ज्ञान कि लिंग कौन क्या होता है, कैसे किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, जाता है क्या कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, जाती है क्या कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ये सारी की सारी बात व्याकरण में आपको मिलेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वह चैप्टर वर्ण विचार होगा। आप लोग जरूर यह वीडियो देखें क्योंकि वर्ण विचार बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस कोचिंग के द्वारा, इस YouTube चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ण विचार पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। और आपके सुझाव को, आप अपने सुझाव को कमेंट के द्वारा आप हमें तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आपको लगे कि त्रुटि है तो आपके सुझाव पर हम विचार करेंगे। हम विचार करने के लिए मतलब कि तैयार है। आपको इसी तरीक़ा से अगले दिन जो चैप्टर होंगे
वह वर्ण विचार का चैप्टर होगा। यहाँ पे क्लास 3 होगा और क्लास 3 का मतलब होगा कि वर्ण विचार होगा। ये क्लास 2 था और क्लास 2 में संस्कृत व्याकरण परिचय जो लिखा गया था वह बताया गया है। धन्यवाद आपको नाइस कोचिंग सेंटर के डुगवा की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। स्वस्थ रहें, निरोग रहें।